फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो नई सभ्यता विकसित हुई उसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ अध्ययन की सुविधा हेतु संपूर्ण वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग ऋग वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब ऋग्वेद में आपको यह जानना है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि ऋग्वेद में क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता था होत्री, जो उसके प्रथम और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था। यानी मूल रूप से दूसरा से लेकर 7वां तक मंडल जो है मूल मंडल थे, लेकिन पहले और 10वें को बाद में जोड़ा गया था। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद होते हैं। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ थे, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे ऐत्रेय एवं कौशिकी, और उपवेद थे आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है और इसके रचनाकार थे धन्वंतरी। अब इस वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आर्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के प्रवर्तक आर्य थे। लेकिन आर्य कहाँ से आए और भारत में कहाँ से आकर बसे, इसके विषय में अलग अलग लोगों में अलग अलग विचार हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने इस संदर्भ में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। गंगानाथ झा के अनुसार ये महर्षि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार यह तिब्बत प्रदेश से आए थे। इस तरह से कई इतिहासकारों और विद्वानों ने इस संदर्भ में कई बातें बताई हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य विचार, सर्वमान्य विचार मैक्स मुलर का है, जिसमें यह बताया गया कि यह मध्य एशिया से आए थे। आर्य सबसे पहले भारत में आए तो कहाँ बसे? ये सप्त सिंधु नामक प्रदेश में बसे और ये सप्त सिंधु नामक प्रदेश के पास 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। इन नदियों के पुराने नाम हैं जिन्हें आज बदलकर नया नाम रखा गया है। जैसे शतुद्री को आज सतलज कहा जाता है, बिपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, और उसनी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है, वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, अस्किनी को चिनाव नदी के नाम से जाना जाता है, सदानीरा को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, गोमती को गोमल नदी के नाम से जाना जाता है, और सिंधु को सिंध नदी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपने ऋग्वेद से जुड़ी हुई कई बातों को जाना। अब हम लोग आगे उस समाज के, ऋग्वैदिक समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के विषय में जानते रहते हैं। यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सामाजिक जीवन की बात हम करते हैं तो एक प्रतिष्ठात्मक समाज था और साथ ही साथ यह एक ग्रामीण समाज भी था। यानी कि ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण और पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पर एक पत्नी विवाह का प्रचलन था और जो स्त्रियाँ जीवन भर शादी विवाह नहीं करती थी उस समय उसे अमाजू के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न है जो पूछा भी जाता है। अब आते हैं हम राजनीतिक जीवन। तो समाज जो है, राजनीतिक जीवन की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ जानना पड़ता है कि यह समाज है जो उस समय ऋग्वैदिक समाज किस तरह से बटा हुआ था। तो ऋग्वैदिक समाज कबीले के रूप में संगठित था, यानी सब जगह कबीला था। यही कबीला आगे चलकर जनपद और जनपद आगे चलकर राष्ट्र के रूप में या राज्य के रूप में विकसित हुए। तमाम अधिकारियों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे पुलिस को उग्र कहा जाता था। अब ये सब है जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुलिस को किस नाम से जाना जाता है, पुलिस के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। पुलिस को उग्र नाम से जानने का मतलब क्या हो गया? पुलिस के लिए उग्र शब्द का प्रयोग होता था। दुर्ग के अधिकारी के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता था। गुप्तचर के लिए स्पर्श शब्द का प्रयोग होता था। सेनापति के लिए सेनानी शब्द का प्रयोग होता था। राजा के परामर्शदाता के लिए पुरोहित शब्द का प्रयोग होता था। परिवार के प्रधान के लिए
कुलपति शब्द का प्रयोग होता था। चारागाह के अधिकारी के लिए ब्राजपति शब्द का प्रयोग होता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद उस समय के आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्यों का आर्थिक जीवन संपन्न था। मुख्य रूप से वो लोग कृषि और पशुपालन किया करते थे, लेकिन उस समय भी खेत और उसमें कार्यरत व्यक्ति या लोगों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जैसे उर्वरा किसे कहा जाता था? उर्वरा जुते हुए खेत के लिए शब्द प्रयोग होते थे। लांगल हल के लिए प्रयोग किया जाता था। ब्रिक बैल के लिए प्रयोग किया जाता था। करिस है जो गोबर शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था। अवध है जो कुआं के लिए किया जाता था। सीता है जो हल से बनी नाली के लिए प्रयोग किया जाता था। किवास है जो हलवाहे के लिए प्रयोग किया जाता था। और पर्जन्य है जो बादल के लिए किया जाता था। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इन शब्दों के क्या महत्व है और इन शब्दों से या इस तरह के शब्दों से कितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। आर्यों के धार्मिक जीवन के विषय में बात करें तो उनका धार्मिक जीवन काफ़ी श्रेष्ठ था। मुख्य रूप से ये इंद्र को अपना प्रमुख देवता मानते थे। इसके साथ साथ कई देवी देवताओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जैसे इंद्र को युद्ध एवं वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता था। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ करने वाले देवता के नाम से जाना जाता था। वरुण को समुद्र के देवता के नाम से जाना जाता था। विष्णु को संसार का संरक्षक कहा जाता था। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था। उषा को प्रगति का देवता कहा जाता था। पूषण को पशुओं के देवता के नाम से जाना जाता था। और मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। और अश्विन को विपत्ति हरने वाला देवता कहा जाता था। इस तरह से आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन से कई तरह के प्रश्न है जो ऋग्वैदिक काल से पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के समय बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जिस समय चर्चा कर रहा था तो मैं उस समय बताया था आप लोगों को कि आपको सबका क्रम सही तरीके से जानना है। जब क्रम को आप सही तरीके से जान जाएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगेगा। और जब पढ़ने में एक बार इंटरेस्ट लगे, जब सारी चीज़ों को एक साथ आप जानने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे यह बात बिल्कुल समझ में आने लगा कि किस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट नीचे भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको उत्तर वैदिक काल के विषय में बताएंगे।